अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। 10th क्लास कंप्यूटर साइंस की हमारी आज की इस फर्स्ट वीडियो में हम अपना चैप्टर नंबर 1 का जो 10th कंप्यूटर का चैप्टर नंबर 1 है उसके इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस और उसके इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस के ऊपर बात करेंगे। कंप्लीट चैप्टर को डिस्कस करेंगे। एक्चुअली इस बुक के साथ सिर्फ ये लास्ट बैच है जिन बच्चों ने 2026 के अंदर इसके एग्जाम्स देने, उसके बाद ये बुक क्योंकि इस्तेमाल नहीं होगी इसलिए हर टॉपिक के ऊपर इंडिविजुअली वीडियो बनाना तो मुमकिन नहीं था। इसलिए जो है वो ये सोचा गया कि क्यों ना हम इस पूरे चैप्टर के ऊपर कोई एक ही वीडियो बना दें, यानी कि चैप्टर वाइज 5 वीडियोस आ जाएंगी और बाकी इंशाल्लाह उसके ऊपर इसके अलावा भी कुछ अगर शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से या कोई लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट कंटेंट आप लोगों से शेयर करने की जरूरत महसूस की गई तो इंशाल्लाह वो भी वीडियो आप तक पहुंचा दी जाएंगी। ये वो बच्चे जो 2026 में वो बुक जो पहले से चल रही है आपकी कंप्यूटर साइंस की 10th क्लास के लिए, पंजाब बोर्ड के लिए, उन बच्चों के लिए ये वीडियो है। तो इस कंप्यूटर की बुक में चैप्टर नंबर जो 1 है दैट इज इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग। इसमें एक चीज तो याद रखेगा कि आपका 50 मार्क्स का पेपर है। इसकी पेयरिंग स्कीम के हवाले से इंशाल्लाह मैं आपको फर्दर गाइड करता रहूंगा। उसमें यह है कि हमारे पास 5 चैप्टर हैं और चैप्टर नंबर 1 जो है वो द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो इस सेंस में क्योंकि यहाँ से एक तो 8 मार्क्स का जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, तकरीबन 2 से 3 जो है वो शॉर्ट यानी कि 6 मार्क्स तकरीबन उनके, और फिर 2 एमसीक्यू भी आएंगे यानी कि तकरीबन 16 मार्क्स सिर्फ एक चैप्टर से कवर हो रहे हैं आउट ऑफ 50। और चैप्टर नंबर 1 से जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन मस्ट आता है। इसकी पेयरिंग स्कीम का हिस्सा है ये चैप्टर नंबर 1। उस लिहाज से आप लोगों ने इसको समझने की कोशिश करनी है। फिर आपका कोई भी क्वेश्चन या क्यूरी होगा वो आप लाजमी तौर पर कमेंट सेक्शन के जरिए से पूछ लीजिएगा। हम स्टार्ट करते हैं जी जल्दी से इसको। सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन के पैराग्राफ में कुछ 4 एक डेफिनेशन है और वो बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। एक शॉर्ट यहां से मस्ट आएगा, आप देख लीजिएगा। यहां से एक शॉर्ट क्वेश्चन मस्ट आना है और वो क्या है जी, क्या क्या चीजें उसमें कंप्यूटर प्रोग्राम है यानी कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो हम कंप्यूटर को प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि हम सी लैंग्वेज का कोड लिखते हैं, प्रोग्राम कंप्यूटर की मेमोरी में देते हैं, तो वो जो प्रोग्राम हम लिखते हैं वो बेसिकली कंप्यूटर प्रोग्राम कहलाता है। जो भी हम किसी भी लैंग्वेज को इस्तेमाल करते हुए इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं, नेक्स्ट उन इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर के ब्रेन में दाखिल करना, उन इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर के सीपीयू में, मेमोरी में उसको इंसर्ट करना, उसके लिए जो हम प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं दैट इज कॉल्ड एज कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। जो बंदा कंप्यूटर प्रोग्रामिंग को लिख करना जानता है यानी कि कंप्यूटर प्रोग्राम्स लिखना जानता है, उसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नॉलेज है उसके पास, उस बंदे को हम प्रोग्रामर कहते हैं। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की डेफिनेशन है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है? प्रोग्रामर जिस लैंग्वेज को इस्तेमाल करते हुए, सिलेक्ट करके, चूज करके, उसका इस्तेमाल करते हुए किसी भी लैंग्वेज का उसके लिए कोड लिखता है, उस वो जो लैंग्वेज चूज करता है दैट लैंग्वेज इज कॉल्ड एज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सी, सी प्लस प्लस, सी शार्प, जावा, पाइथन, ये एग्जांपल्स भी वहां पर लिखी हुई हैं बुक में, वो आप लोग लाजमी तौर पे लिखेंगे। ये 4 डेफिनेशन सी सिंपल सी। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फर्दर 2 तरह की होती है, या हाई लेवल लैंग्वेज होती है या लो लेवल लैंग्वेज होती है। लो लेवल आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है। हाई लेवल लैंग्वेज में आप लोग एक लैंग्वेज पढ़ रहे हो, सी लैंग्वेज, जो इस पूरे सिलेबस में आप लोगों ने पढ़नी होती है। इसमें जो सबसे पहला एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन ये कि कंपैरेटिवली आप कह सकते हैं कि ठीक है आप इसको लॉन्ग क्वेश्चन ही कंसिडर करेंगे। प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट। प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट में क्या चीज है जी, हमारे पास 3 एक कॉन्सेप्ट है, एक आईडीई, टेक्स्ट एडिटर एंड द कंपाइलर। प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट में एक्चुअली हम बात करते हैं प्रोग्राम जब हम लोगों ने क्रिएट करना होता है तो उसके लिए हमें कौन कौन सा सॉफ्टवेयर चाहिए, वो प्रॉपर हमें टूल्स एंड जो भी उसके लिए फर्दर रिक्वायरमेंट है वो सारी चीज़ों को कलेक्ट करना और उसके लिए तमाम चीज़ों को अरेंज करके सॉफ्टवेयर्स को, अपनी डिवाइस को, और उसके ऊपर देन हम लोग जब कोड करते हैं जिस एडिटर के ऊपर, इन तमाम चीज़ों की कलेक्शन को हम बेसिकली प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट कहते हैं। यानी कि वो तमाम टूल्स जो आपको प्रोग्रामिंग करने के लिए रिक्वायर हैं वो प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट बनाते हैं। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो डेफिनेटली आपकी डिवाइस है, वो तो कॉमन सेंस की बात है, वो अंडरस्टूड है, वो तो होनी है। इसके अलावा आईडीई, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, अलग से एक इंतहाई इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन होगा ये। टेक्स्ट एडिटर का कभी शॉर्ट क्वेश्चन नहीं आया, हाँ कंपाइलर का आ सकता है, आईडीई का अलग से शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, लेकिन ओवरऑल ये एक लॉन्ग क्वेश्चन कंसिडर होगा। दैट इज नॉट द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बट ये लॉन्ग क्वेश्चन कंसिडर होगा। ये आप लोगों ने आईडीई से स्टार्ट करके इनके प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट से शुरू होना है और आप लोगों ने कंपाइलर तक करना है, जिसमें कंपाइलर के सामने जो, अगर आप टॉपिक के सामने देखो बुक में तो वहां पे फ्लो चार्ट बना हुआ है, एक डायग्राम बनी हुई है, वो भी लाजमी तौर पे हमने बनानी होती है। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट क्या होता है? ये बेसिकली एक सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर 3 चीजें होती हैं, याद रखिएगा। उसमें एक तो टेक्स्ट एडिटर होता है, यानी कि जो एडिटर, जो ऐसा पेज या एक ऐसा सॉफ्टवेयर इटसेल्फ जिसके अंदर हम लोग कोड लिखते हैं, जहां पर हम कुछ टाइप करते हैं, कुछ कोड लिखते हैं सी लैंग्वेज का। नेक्स्ट नंबर 2 पे इसके अंदर होता है कंपाइलर।
कंपाइलर क्या चीज होती है? कंपाइलर इटसेल्फ एक सॉफ्टवेयर होता है और ये भी आईडीई के अंदर ही आपको मिलता है। और कंपाइलर ऑटोमेटिकली जो है वो किसी भी आईडी के अंदर अपने आप को एक्टिवेट करके तो आपके कोड को ट्रांसलेट करता है। वो आपके कोड को यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज के कोड को, सी लैंग्वेज के कोड को बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, 0-1 में कन्वर्ट करता है, ताकि कंप्यूटर उसको अंडरस्टैंड कर सके। समझ लीजिए ये एक मिडल मैन के तौर पर काम करेगा। जो हाई लेवल लैंग्वेज में आप लोग लिखेंगे कंप्यूटर अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, क्योंकि वो अल्फाबेट्स हैं, डिजिट्स हैं, करैक्टर्स हैं, और वो चीजें कंप्यूटर के लिए अंडरस्टैंडेबल नहीं है। कंपाइलर देन क्या करता है? उन तमाम चीजों को बाइनरी में कन्वर्ट करता है। एक तीसरी चीज होती है डिबगर, जो कि यहां पर नहीं है। उसकी डेफिनेशन आप लाजमी तौर पर लिख लें कि डिबगर क्या है? एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो प्रोग्राम के अंदर से एरर्स को डिटेक्ट करता है, एरर्स को फाइंड आउट करवाता है और एरर्स को रिमूव करवाता है आपसे, उसको हम लोग डिबगर कहते हैं। यानी कि आप कह लें कि ये बेसिकली डिबगर जो है ना वो एक डिबगिंग प्रोसेस करता है। कैसे? कि प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड रिमूविंग द एरर इज कॉल्ड एज डिबगिंग, और उसके लिए जो हम सॉफ्टवेयर यूज करते हैं दैट विल रिमूव द एरर्स, उसको हम डिबगर कहते हैं। वो डिबगर की हेडिंग आपने लाजमी तौर पे इसके अंदर ऐड करके तो वो तब आपका कंप्लीट लॉन्ग क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। आईडीई इंटीग्रेटेड, यानी कि इंटीग्रेटेड का मतलब कि जो चीजें कंबाइन करके रखता है, इंटीग्रेट करके रखता है, कलेक्शन ऑफ मैनी थिंग्स, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। इसमें डेव सी प्लस प्लस है, इसमें आपका कोड ब्लॉक्स है, और भी 2-3 जो है वो विजुअल स्टूडियो है, वीएस कोड है। ये तमाम आप सॉफ्टवेयर्स के नाम भी लिख सकते हैं एग्जांपल के तौर पे। ये एक लॉन्ग क्वेश्चन कंसिडर होगा। इस चैप्टर का एक वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, सॉरी ये नहीं, वो ये वाला है, लेकिन ये आप लोग जो है उससे पहले ये डिस्कस कर ले प्रोग्रामिंग बेसिक्स। ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पर शॉर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तीनों क्वेश्चंस शॉर्ट में इंतहाई इंपॉर्टेंट है। सिंटैक्स, सिंटैक्स एरर और रिजर्व वर्ड्स। प्रोग्रामिंग बेसिक्स क्या होता है जी? प्रोग्रामिंग बेसिक्स में हमें बेसिकली वो प्रोग्रामिंग के बेसिक्स समझाता है, यानी कि बेस समझाता है, जो चीजें जरूरी हैं जो हमें पता होनी चाहिए। और सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए? जो भी लैंग्वेज में आप कोड करने लगे हो उसका सिंटैक्स आपको आना चाहिए। सिंटैक्स यानी कि उसको लिखने का तरीका। सिंटैक्स कहते हैं द मेथड टू राइट समथिंग। सिंपल सी डेफिनेशन बता रहा हूं। एक ऐसा प्रोसेस, एक ऐसा मेथड जो किसी भी चीज को लिखने के लिए इस्तेमाल होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? सिंटैक्स। The rules and regulations to write something is called as syntax। तो ये बेसिकली किसी भी चीज को लिखने का तरीका कार होता है। अगर हम सी लैंग्वेज का कोड सही से नहीं लिखते, उसका सिंटैक्स ठीक से फॉलो नहीं करते, सिंटैक्स में कुछ गलती करते हैं, मिसाल के तौर पे मैंने सी लैंग्वेज में एक फंक्शन लिखना था प्रिंट एफ, लेकिन मैंने गलती से क्या लिख दिया वहां पर? पिंट एफ, यानी कि आर मिस कर दिया। तो मैंने सिंटैक्स ठीक से फॉलो नहीं किया, तब एक एरर आएगी और उस एरर को हम क्या नाम देते हैं? सिंटैक्स एरर। याद रखिएगा। उसके बाद रिजर्व वर्ड्स, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस। यहां से एक एमसीक्यू लाजमी आता होता है, वो कोई एक रिजर्व वर्ड का आपसे लाजमी पूछेगा। नीचे 32 रिजर्व वर्ड्स वहां पर लिखे हुए, उनका टेबल आपके सामने मौजूद है, आप लोगों ने लाजमी तौर पर उसको तैयार कर लेना है। और उसमें ये नहीं कि सारे आपको कीवर्ड्स तैयार करने चाहिए, तकरीबन को पहले 6-7 जो है वो इंट, फ्लोट, 4, फिर इसके अलावा वर्ड है, मेन है, ये इस तरह के कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड जो है वो आपको लाजमी तौर पर तैयार होने चाहिए। रिजर्व वर्ड्स बेसिकली क्या होते हैं? ये प्री डिफाइंड कीवर्ड्स हैं, इनको कीवर्ड्स का नाम भी दिया जाता है। प्री डिफाइंड वर्ड्स जो पहले से लैंग्वेज के अंदर डेनिस रिची, यानी कि जो लैंग्वेज का मैन्युफैक्चरर था, जो टीम डेवलपर की टीम होती है, वो आपकी लैंग्वेज के अंदर शामिल कर देते हैं और इन तमाम लफ्जों का मतलब पहले से डिफाइन कर देते हैं कि प्रिंटफ जब भी कोई बंदा इस्तेमाल करेगा तो उसका मतलब होगा कि उसने कुछ कोड को प्रिंट करना है, ये उसने तय कर दिया, अब हम उसको चेंज नहीं कर सकते। हम प्रिंटफ के कीवर्ड को, प्रिंटफ के वर्ड को हम अपने किसी मकसद के लिए या किसी और पर्पस के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसका एक ही मकसद है और वो क्या? कि प्रिंटफ का फंक्शन कोड को प्रिंट करवाने के लिए इस्तेमाल होता है। इसके अलावा स्कैनएफ का फंक्शन है, इफ है, फॉर है, लूप्स हैं डिफरेंट टाइप के, या फिर डिसीजन मेकिंग की कंडीशंस है। ये सारी चीजों के मतलब उन्होंने तय कर दिए। वो उसमें जो जो कीवर्ड्स इस्तेमाल होते हैं ना उन चीजों को करने के लिए, वो बेसिकली प्री डिफाइंड या रिजर्व वर्ड्स कहलाते हैं। नेक्स्ट आता है स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम, द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। इसके अंदर हम लोगों ने अपने सी लैंग्वेज का जो प्रोग्राम हम बनाते हैं ना उसके सेक्शंस को डिस्कस करना होता है कि उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, उसका ढांचा कैसा होता है। देखिए जी, सी प्रोग्राम का जो ढांचा होता है ना उसमें 3 चीजें होती हैं। नंबर 1 पे लिंक सेक्शन, नंबर 2 पे मेन सेक्शन और नंबर 3 पे बॉडी ऑफ द मेन सेक्शन। लिंक सेक्शन या इसको हेडर का नाम भी दिया जाता है, इसको हेडर भी कहा जाता है, हेडर सेक्शन भी कहा जाता है। सबसे पहला सेक्शन यही होता है। मैं एक छोटा सा प्रोग्राम यहां डिजाइन करूंगा। देखिए मैंने यहां पे स्टार्टिंग पे लिखा हैश इंक्लूड std io.h, देन उसके नीचे void main,
और वर्ड मेन के बाद मैंने यहां पर लगा दी पैरेंथेसिस और फिर नीचे कर्ली ब्रेसेस, और ये अब आपकी बॉडी ऑफ द मेन फंक्शन है। अब यहां पर हैश इंक्लूड stdio, ये लिंक सेक्शन है, आपका पहला सेक्शन, जिसको हम हेडर सेक्शन भी कहते हैं। इसमें वो हमें सिखाता है कि हमने सबसे पहले एक हैश साइन लगाना है, देन एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होती है जिसका नाम होता है इंक्लूड। सी लैंग्वेज में दो तरह की प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होती है, बट हम जो इस्तेमाल करेंगे यहां पर अपने सिलेबस में वो इंक्लूड होता है। इंक्लूड का वर्ड लगाने के बाद आपने लेस देन और ग्रेटर देन के साइन के अंदर जो है वो stdio यानी कि हेडर की फाइल शामिल करनी है। हेडर की फाइल क्या होती है? स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट हेडर, जो आपके प्रिंटफ और स्कैनफ यानी कि बेसिक इनपुट और आउटपुट के फंक्शंस ने कैसे काम करना है, ये बेसिकली उनकी अंडरस्टैंडिंग के लिए ये फाइल होती है, और वो हमें अपने लिंक सेक्शन में सबसे पहले पहली लाइन में हमें ये ऐड करना होता है। नंबर 2 पे देन आता है हमारे पास मेन सेक्शन। वी हैव द मेन सेक्शन। मेन सेक्शन क्या होता है? ये आपका फंक्शन होता है। सी लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज है जो स्ट्रक्चरल लैंग्वेज है, यानी कि स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज है। इसके अंदर एक खास इसका ढांचा है, इसका एक खास स्केलेटन है, इसका एक खास स्ट्रक्चर है, और हमें उसको फॉलो करना पड़ता है। उसमें हमारे पास नंबर 2 पे जो है वो मेन फंक्शन आता है। फंक्शन के अंदर ही कोड लिखना होता है, और उस फंक्शन के नीचे फौरन से कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट और कर्ली ब्रेसेस एंड। देन फंक्शन का कुछ ना कुछ रिटर्न टाइप होता है, या इंट या फ्लोट या चार या फिर वर्ड। वर्ड हम तब लगाते हैं जब फंक्शन के अंदर हम कुछ भी एज एन इनपुट नहीं भेज रहे। अगर आप इनपुट के तौर पे कुछ नहीं भेज रहे तो ये ब्रैकेट आपकी खाली होती है ना, एम्प्टी होती है, इसलिए वर्ड लिखा जाता है, क्योंकि वर्ड का मतलब ही एम्प्टीनेस होता है, खाली। तो यहां पर वर्ड लगा दें। रिटर्न टाइप जो है वो जरूरी है, वो कंपलसरी है। देन हम मेन का कीवर्ड लिखते हैं, और स्मॉल केस लेटर में लिखना है, आप इसको कैपिटलाइज नहीं कर सकते। एंड देन फंक्शन की रिक्वायरमेंट होती है मैथ्स में या कंप्यूटर साइंस में कि हमने फंक्शन के बाद पैरेंथेसिस लगानी है, और उसके बाद हम लोग क्या लगाते हैं? बॉडी, यानी कि कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट की, कर्ली ब्रेसेस एंड की, दैट इज द बॉडी ऑफ द मेन सेक्शन, और ये हमारा थर्ड पार्ट होता है। ये आपका एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, आपने लाजमी तौर पे ये एग्जांपल देनी है। साथ में सिंपल आप प्रिंटफ का एक फंक्शन लिखें, डबल कोट लगाएं, हेलो वर्ल्ड लिखें, या कुछ भी जो आप लोग लिखना चाहें, एंड देन सेमीकोलन। सिंटैक्स के ऊपर इंशाल्लाह हम बात करते रहेंगे। अभी हमने चैप्टर नंबर 2 भी डिस्कस करना है, फर्दर चैप्टर करेंगे, तब इंशाल्लाह प्रोग्राम की फर्दर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। लेकिन आपने 3 सेक्शन आज पढ़े हैं। पहला लिंक सेक्शन, नंबर 2 पे मेन फंक्शन, मेन सेक्शन असल में सिर्फ यही है, लेकिन ये वर्ड उसका रिटर्न टाइप है। एंड द लास्ट वन इज यहां से लेके यहां तक, जब तक आपने फंक्शन के अंदर जो कोड लिखना है, ये एक्चुअली कोड जो हमारा होता है ना, जो हम प्रोग्राम लिखते हैं, असल में वो बॉडी के अंदर आता है। बाकी की रिक्वायरमेंट सी लैंग्वेज के लिए, उसके कंपाइलर के लिए। ये काम जो बॉडी के अंदर होना है वो असल में हमारा होता है डेवलपर का, प्रोग्रामर का, जो लैंग्वेज का सिंटैक्स जानता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बुक के अकॉर्डिंगली पर्पस एंड सिंटैक्स ऑफ कमेंट्स। ये भी एक इंतहाई इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। मैं आपको लास्ट पे, वीडियो के लास्ट पे बताता हूं कि कौन कौन सा लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो बोर्ड में आ चुका है ऑलरेडी, तो फिर इंशाल्लाह आपका वो रिदम भी बन जाएगा कि हमने कौन से लॉन्ग क्वेश्चन को सबसे पहले नंबर पे तैयार करना है। देन नंबर 2 पे वो आपकी प्रॉपर जो है वो प्रेफरेंस की लिस्ट भी तैयार हो जाएगी। लेकिन एक्चुअली तो आपको जो लॉन्ग बताऊंगा वो आप लोगों ने लाजमी तौर पर तैयार करना है। पहले दूसरे नंबर पे क्या करना है, करने तो है। पर्पस एंड सिंटैक्स ऑफ कमेंट्स में हम लोग कमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। सी लैंग्वेज में कमेंट का कॉन्सेप्ट कुछ इस तरह से है। देखिए, मैं यहां पर ना कुछ अपने पास से लिखता हूं कि जी ये मेरा ना प्रिंट का फंक्शन है, और मैं लिख भी किस तरह से रहा हूं? रोमन नोटेशन में। ये मेरा कमेंट है, चले मैंने ये लिख दिया, ठीक है जी, शॉर्ट में जल्दी से। अब ये चीज सी लैंग्वेज में तो अलाउ नहीं, ऑब्वियसली आप इसको तो शामिल नहीं कर सकते। तो फिर ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं? ऐसी सिचुएशन में फिर हमें ये करना पड़ता है कि हम इसको एज अ कमेंट कंसिडर करते हैं। जब ये कमेंट कंसिडर होगा ना, तो इसका मतलब होगा कि ये आपके लैंग्वेज का हिस्सा नहीं है। तो फिर आपको जस्ट कुछ साथ में स्पेसिफाई करना पड़ेगा सी लैंग्वेज को बताने के लिए कि ये मेरे कोड का हिस्सा नहीं है, ये जस्ट मैंने क्या लिखा है, अपनी याददाश्त के लिए, अपनी याद हानि के लिए, या फिर अपने किसी काम को असिस्ट करने के लिए लिखा, अदरवाइज मेरा इसका कोई काम नहीं है। इस चीज को हम लोग कमेंट कहते हैं। कमेंट का 2 पर्पज होते हैं। कमेंट का पर्पज, अगर ये लॉन्ग में नहीं आएगा तो यहां पर लाजमी एक सवाल आपको पूछेगा, वो शॉर्ट, वो मस्ट है, आना ही आना, या पर्पस, या फिर उसका सिंटैक्स में वो सिंगल लाइन कमेंट या मल्टी लाइन कमेंट का सवाल आपसे करेगा। क्योंकि सिंटैक्स की जब हम बात करते हैं तो फिर 2 तरह का सिंटैक्स है ना, 2 तरह के कमेंट होते हैं, या सिंगल लाइन या मल्टी लाइन। अगर सिंगल लाइन हो तो सिंपल आप लोगों ने डबल स्लैश लगा देनी है, और अगर मल्टी लाइन हो कमेंट, यानी कि मल्टीपल लाइन, जैसे ये 2 लाइन या 2 से ज्यादा लाइंस पे आता है, तो फिर आपने स्टार्टिंग पे ये स्लैश स्टैरिक एंड देन स्लैश लास्ट पे, यानी कि 2 सिंटैक्स हो गए हमारे ये वाले। आप मल्टीलाइन कमेंट को वैसे सिंगल पे भी इस्तेमाल कर सकते हो, कोई बड़ा इशू नहीं है। ये बेसिकली हमारा सिंटैक्स है। दोनों की एग्जांपल देंगे,
एक एग्जांपल लास्ट पर देंगे लॉन्ग में कलेक्टिवली, जिसमें दोनों को इस्तेमाल करके दिखाएंगे। पर्पस क्या है? पहला पर्पस ये कि अगर आप अपनी ही फाइल, अपना ही प्रोग्राम अगर एक देर के बाद, यानी कि आप 6 माह बाद, साल के बाद अगर आप देखते हो, तो फिर आप इसलिए कमेंट साथ ऐड कर देते हो। या नंबर 2 पे कि आपकी फाइल कोई और प्रोग्रामर रीड कर रहा है, कोई और डेवलपर उसको रीड कर रहा है, पढ़ने की कोशिश कर रहा है, समझने की कोशिश कर रहा है, तब भी आप लोग कमेंट्स लगा देते हो, ताकि अगर हमारे बाद कोई हमारा प्रोग्राम पढ़े तो उसको समझ में आए कि बेसिकली ये इस बंदे ने किस तरह से काम किया हुआ। यानी कि ये जस्ट असिस्टेंस होती है, और ये नॉन एग्जीक्यूटेबल कोड है। ये कमेंट के बारे में याद रख लें, एमसीक्यू का बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स हैं, ये कोड का हिस्सा नहीं होता, और कंपाइलर इनको इग्नोर कर देता। कंपाइलर कभी भी इसको ट्रांसलेट नहीं करता। जब उसने ये वाला सिंटैक्स देखना है ना, उसने समझ जाना ये कमेंट है, ये मेरा काम ही नहीं है, उसने बिल्कुल भी इसको ट्रांसलेट नहीं करना। हमारे पास जो पोर्शन है उसमें है कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स। अब ये कलेक्टिव टॉपिक कभी भी लॉन्ग में नहीं आएगा। इसमें जो ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो तो वेरिएबल वाला, जो कि आप अगर पास पेपर देखें तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे इस सेक्शन में, लेकिन इसको कैसे टैकल करना है वो मैं आपको समझाता हूं। पहले आप इस पोर्शन को जरा देख लें। सबसे पहले कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स में कांस्टेंट की बात आती है। कांस्टेंट बेसिकली क्या होता है? लेट्स से मैंने यहां पे लिखा इंट a इज इक्वल टू 20। ये मैंने एक वेरिएबल बनाया है। इस वेरिएबल में ये जो वैल्यू है ना, ये वाली, ये 20 वैल्यू है, ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट हमारे पास होता है, कांस्टेंट हम कहते हैं एक फिक्स नंबर को, और वेरिएबल कहते हैं जो चेंजेबल वैल्यू होती है। एक फिक्स वैल्यू और एक चेंजेबल। फिक्स है तो कांस्टेंट, और अगर चेंजेबल है तो वेरिएबल। अब जो कांस्टेंट होते हैं ना, दीज आर द फिक्स्ड वैल्यूज जो हम वेरिएबल को असाइन करते हैं। अब डिपेंड करता है कि आपने किस तरह की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट को देनी है। जैसे कि अगर लेट्स से अगर मैं एक वैल्यू लिखता हूं 20, तो 20 जो है वो इंटीजर है। इंटीजर कैसे है? क्योंकि इसमें पॉइंट वाली वैल्यू नहीं है, अशारिया वाली वैल्यू नहीं है, ये इंटीजर है। अगर मैं इसको अशारिया वाली वैल्यू देता हूं, पॉइंट वाली 1.2, तो ये रियल है। यानी कि इसमें फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स आ सकते हैं, अशारिया वाले नंबर आ सकते हैं। करैक्टर, जिसमें हम कोई सिंगल एक करैक्टर लिखेंगे। कीबोर्ड का जो आपके पास सारे कीज है ना, कलेक्शन ऑफ कीज हैं, उनमें से कुछ एक चीज आपने प्रेस करनी है। आप तो ब्रैकेट भी प्रेस कर सकते हो, जी बिल्कुल ठीक है, ये भी एक करैक्टर कंसिडर हो सकता है, नो इश्यू। इसमें आप ए प्रेस कर देते हो, जी ठीक है, ए भी एक करैक्टर है। सिंगल स्मॉल केस लेटर में ए कर दे तब भी करैक्टर है, प्लस का साइन तब भी करैक्टर है, 7 तब भी करैक्टर है। यानी कि एक करैक्टर, उसमें जैसे मैं लेट से मैं 10 लिखता हूं, तो 10 में 2 डिजिट आ गए, 1 एंड 0, तो ये करैक्टर टाइप नहीं होगी। याद रखना है कि एक सिंगल करैक्टर, और उसके ऊपर हमेशा हम सिंगल कोट्स लगाते हैं दोनों तरफ, ये भी आप लोगों ने याद रखना है। ये तीन चीजें, तीन तरह के कॉन्स्टेंट है जी हमारे पास, ये आपने याद रखना है। ये इतना इंपॉर्टेंट लॉन्ग नहीं है ना, ये लॉन्ग कंसिडर ही होता है इवन, लेकिन आप फिर भी इसको जो है वो एक दफा लाजमी तौर पे कंसिडर करें, तैयार करके जाइएगा। अदरवाइज फिर वेरिएबल वाला पोर्शन तो इंतहाई इंपॉर्टेंट है। हम चलते हैं डायरेक्ट वेरिएबल वाले पे। वेरिएबल वाले सेक्शन में क्या है जी? वेरिएबल का क्वेश्चन, डेटा टाइप्स ऑफ वेरिएबल आपको मेजोरिटी में मिल जाएगा। बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है बोर्ड में। इसमें इंटीजर डाटा टाइप है, फ्लोटिंग पॉइंट है और करैक्टर है। इस इंटीजर में फर्दर 2 टाइप्स हैं, एक साइंड इंट और एक अनसाइंड इंट। और ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा बार इस चैप्टर से आया हुआ है, स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम। और इस फंक्शन, इस वाले क्वेश्चन की फ्रीक्वेंसी अगर आप देखेंगे सबसे ज्यादा मिलेगी, यानी कि ये सबसे ज्यादा बार आने वाले चैप्टर नंबर 1 के लॉन्ग है। कमेंट्स भी बहुत बार आ चुका है, लेकिन कंपैरेटिवली ये 2 लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो आपके इंतहाई इंपॉर्टेंट है। और इसमें क्या है जी? डाटा टाइप्स ऑफ वेरिएबल में पहले तो मैंने वेरिएबल एक बनाया भी है, इंट a इज इक्वल टू 10। ये मेरा वेरिएबल है जिसको मैं यूनिक आइडेंटिफायर बोलता हूं, वेरिएबल का नाम, ठीक है जी। उसके बाद मैंने लिखी है उसकी वैल्यू, और इस वैल्यू की वजह से ही पता चलता है कि आपका वेरिएबल किस टाइप का है। जैसे यहां पर इंट लिखा हुआ है, इंट मींस के इंटीजर, यानी कि इसको इंटीजर टाइप का आपने डाटा साइन किया है, इसमें इशारिये वाली वैल्यू शामिल नहीं होगी, तो ये हमारा इंट टाइप का एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 10 है, और उसके लास्ट पे मुझे क्या लगाना है? सेमीकोलन। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये बेसिकली डाटा टाइप्स हैं। जब आप डाटा अपना देख लेते हो कि जी मेरा डाटा किस तरह से, जैसे मैंने अगर स्टूडेंट्स की एज पुट करनी है प्रोग्राम के अंदर, तो एज तकरीबन पॉइंट में नहीं होती, डेफिनेटली पॉइंट में आता तो है वो फिगर, लेकिन हम उसको राउंड करके लिखते हैं, राउंड ऑफ करके लिखते हैं, तो वो मुझे पता चल जाएगा कि मैंने इंटीजर टाइप की रखनी है। देन अगर मैं किसी की हाइट पुट कर रहा हूं, हाइट जो है वो पॉइंट में मुझे प्रिसाइज करके बतानी है, तो मैं पॉइंट में भी बता सकता हूं। इसी तरह से अगर आप टाइम बता रहे हो, अगर आप लेंथ बता रहे हो, तो डिफरेंट टाइप्स का जब आपके पास डाटा आता है तो आपको समझ आ जाती है कि इशारिये में होगा या इशारिये के बगैर होगा। अगर आपने सिंपल यस नो करना है, वाई और एन, तो वो आपको समझ आ जाएगी कि वो मेरे पास करैक्टर टाइप भी चल जाएगी। तो इसलिए हमें डाटा के बारे में अंदाजा हो जाता है, और उसकी टाइप के बारे में भी हमें अंदाजा होता है कि डाटा टाइप्स हमने कौन कौन सी रखनी है। डाटा टाइप्स ऑफ वेरिएबल में इंटीजर, इंटीजर के लिए इंट लिखा जाता है, फ्लोटिंग पॉइंट यानी कि इशारिये वाली वैल्यूज के लिए फ्लोट लिखा जाता है, करैक्टर के लिए 4 लिखा जाता है यहां पर, इस जगह पर। क्योंकि वेरिएबल का सिंटैक्स क्या है? डाटा टाइप,
वेरिएबल का नाम इक्वल टू और उसकी वैल्यू, ठीक हो गया। अगर आप वैल्यू असाइन नहीं करते, सिर्फ वेरिएबल बनाते हो, जैसे मैंने यहां पे सिर्फ एक वेरिएबल अभी क्रिएट किया है, उसको वैल्यू असाइन नहीं की, दैट इज कॉल्ड एज वेरिएबल डिक्लेरेशन, कि जब हम उसको वैल्यू असाइन नहीं करते, इसकी वजह से सिर्फ वेरिएबल को मेमोरी एलोकेट होती है, बट आप फिगर अभी एलोकेट नहीं कर रहे। जब आप उसको वैल्यू दे दोगे, जैसे कि मैं नेक्स्ट ही लाइन पर उसको वैल्यू दे देता हूं, या फिर मैं एक ही लाइन के ऊपर इसको वैल्यू दे देता हूं, दो तरीके ना, आप नेक्स्ट लाइन पर भी वैल्यू दे सकते हो और उसी लाइन पर भी वैल्यू दे सकते हो। जब आप वैल्यू असाइन कर दोगे 10, 20, 30 वट एवर द नंबर इज, उसको बोलते हैं वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। दोनों की डेफिनेशन, दोनों की एग्जांपल्स के साथ वेरिएबल की डेफिनेशन आ सकती है, पहला लॉन्ग। नंबर 2 पे सेकंड, वेरिएबल की डेफिनेशन के साथ डाटा टाइप्स और साथ में वो रूल्स पूछ सकता है, नेमिंग रूल्स, ये तीसरा लॉन्ग हो गया। लास्ट पे वेरिएबल की डेफिनेशन, रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल और डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन में फर्क या इनके ऊपर नोट, ये आपका फोर्थ क्वेश्चन आ सकता है। बहुत आसान आया तो वो वेरिएबल की डेफिनेशन के साथ नेमिंग रूल्स पूछ लेता है, यहां तक भी वाइंड अप हुआ है, कोई मसला नहीं है। यहां पे भी यानी कि ये इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन आप खैर इस पूरे सेक्शन के ऊपर बहुत ज्यादा मेहनत करें, अच्छे तरीके से इसको तैयार करें। कोई भी चीज इसमें से पूछनी हो वो आप एनी टाइम कमेंट सेक्शन के जरिए से पूछ सकते हैं। हम इसको बहुत जल्दी में कर रहे हैं, मैं पूरा चैप्टर जो है वो बहुत कम टाइम में कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा हूं। डेफिनेटली बहुत सारी चीजें हो सकते हैं कि आपका भी क्वेश्चन हो, आपको कुछ फर्दर जो है वो सवाल पूछने, तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ के अपने आंसर्स ले लीजिएगा। और इसमें रह गया नेमिंग ऑफ अ वेरिएबल। नेमिंग ऑफ अ वेरिएबल का मतलब है रूल्स फॉर नेमिंग अ वेरिएबल, यानी कि वेरिएबल को जो हमने नाम देना है, जैसे मैंने यहां पे वेरिएबल का नाम रखा है x, यहां पे मैंने वेरिएबल का नाम रखा है a, तो इनके क्या असूल है, वेरिएबल का नाम क्या क्या हो सकता है। वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता है, उसके लिए कुछ रूल हैं 4। एक तो वेरिएबल का नाम हमेशा अल्फाबेट से स्टार्ट होना चाहिए, कैरेक्टर से या अंडरस्कोर से, अंडरस्कोर या फिर इंग्लिश का कोई लेटर, चाहे वो कैपिटल है चाहे स्मॉल है, नंबर से स्टार्ट नहीं होता। फिर किसी स्पेशल कैरेक्टर यानी कि एट द रेट, प्लस, माइनस, इक्वल टू, सेमीकोलन, कोलन, यहां से भी स्टार्ट नहीं होता। दो ही चीजें, कैरेक्टर में सिर्फ ये है और अल्फाबेट है बाकी कोई भी, वहां से वेरिएबल का नाम स्टार्ट होता है। उसके बाद आप जो मर्जी लिखते हैं, और उसकी एक स्पेसिफिक लेंथ भी होनी चाहिए, कोशिश करेंगे एक स्पेसिफिक लेंथ तक वो बहुत ज्यादा लेंथी वेरिएबल का नाम ना हो। फिर वेरिएबल के नाम में आप रिजर्व वर्ड इस्तेमाल नहीं कर सकते, यानी कि इंट है एक रिजर्व वर्ड है, आप ये वेरिएबल के नाम के तौर पे इस्तेमाल नहीं कर सकते। हाँ, आई का कैपिटल कर दें, आई को, या एन को कैपिटल कर दें, टी को, तो वो अब रिजर्व वर्ड नहीं रहेगा। सिंटैक्स खराब कर दिया ना आपने, तो अगर वो रिजर्व वर्ड नहीं रहेगा तब आप उसको वेरिएबल के नाम के तौर पे लिख सकते हो। तो रिजर्व वर्ड शामिल नहीं हो सकते। फिर कोशिश करें कि फुल नेम ना हो, एक कंप्लीट नाम ना हो, किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम ना हो, किसी स्कूल का, किसी अदारे का नाम ना हो, किसी पर्टिकुलर पर्सन का नाम ना हो, जो कि आपके प्रोग्राम के अंदर ऑलरेडी आपने जहां पर कोई कॉन्सेप्ट यूज किया हुआ, ताकि वो वहां पे इश्यू ना क्रिएट करे। अदरवाइज ये रूल नहीं है, ये प्रॉपरली, ये जस्ट एक सजेशन है कि आप इस चीज का ख्याल करें, ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा रूल नंबर 3, पहला रूल क्या था कि वेरिएबल का जो नाम है वो इस कैरेक्टर के साथ स्टार्ट होना चाहिए, अल्फाबेट के साथ। नंबर 2 पे रिजर्व वर्ड शामिल नहीं हो सकता। नंबर 3 पे आप लोग स्पेस शामिल नहीं करोगे, वेरिएबल के नाम के दरमियान में स्पेस शामिल नहीं होती। अगर स्पेस शामिल कर दी तो वो वहां पर एरर क्रिएट कर देगा। ये बेसिकली चंद एक रूल है। रूल जो है वो शॉर्ट में भी बहुत बार देखे गए हैं, अदरवाइज लॉन्ग किस तरह से आएगा वो आपको मैंने बता दिया। फाइनली एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आप ये तैयार करें, दूसरा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आप ये तैयार करें, तीसरा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन ये तैयार करें। इंशाल्लाह इसमें से आपको लॉन्ग आ जाएगा। अदरवाइज एक्सेप्शनल केस है जी आपके पास, आप ये पोर्शन तैयार करें और अपना ये वाला पोर्शन भी आप तैयार कर लें। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आपके काम आएगा। इसके अलावा अगर आपका कोई सवाल हो तो वो लाजमी तौर पे पूछ लीजिएगा। अदरवाइज हम इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम चैप्टर नंबर 2 की डिस्कशन करेंगे। तब तक अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।